हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कांता, योर इकोनॉमिक्स लेक्चरर। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास कॉमर्स एंड आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। हमारी इकोनॉमिक्स की जो भी वीडियो आ रही है वो कॉमर्स प्लस आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है वो सेम है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में इकोनॉमिक्स एज ए इंट्रोडक्शन कर लिया और हमारा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है वो पहले सिलेबस देख ले, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने इकोनॉमिक्स एज इंट्रोडक्शन कर लिया था और आई होप आप सब ने +1 क्लास में इकोनॉमिक्स का नेचर या स्कोप के बारे में पढ़ा होगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारी यूनिट फर्स्ट, जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटिव एग्रीगेट। नेशनल इनकम से रिलेटिव एग्रीगेट। देखो, नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट है या नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, ये जानने के बाद हम लोग नेशनल इनकम की ओर बढ़ेंगे भी। नेशनल इनकम क्या है या इसके जो रिलेटिव एग्रीगेट क्या होते हैं। तो माइक्रो, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रोस। ठीक है, माइक्रोस मतलब जिसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज। तो यहाँ पर जो ए है, ए स्टैंड फॉर हमारे पास क्या है? ए किसको स्टैंड कर रहा है? ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कि लार्ज, ऑल और होल। मतलब इसमें हम बड़े लेवल की स्टडी करते हैं, होल लेवल की स्टडी करते हैं। जो भी हमारी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल पर्सन की ना कर कर हम ग्रुप ऑफ पर्सन की स्टडी करते हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है, या एग्रीगेट या लार्ज जो भी है, इसका मीनिंग ये है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन मार्केट में जाकर किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से बिहेवियर करता है चीज़ों को परचेज करने या सेल करने के लिए। ग्रुप ऑफ पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है वो है। इसके अलावा इसका मेन मीनिंग माइक्रो का क्या है? माइक्रोस, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स लार्ज, ऑल और होल होता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जर्नल प्राइस लेवल। जो माइक्रो है इसको जर्नल प्राइस लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जो इनकम या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है उन सब की स्टडी हम लोग माइक्रो में की जाती है। तो माइक्रो की जो मेन एग्जांपल है वो क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? होल की बात आती है, कंट्री के होल नेशनल लेवल की बात है। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है। थर्ड वन क्या है? बजट। बजट जो कि ऑल ओवर इंडिया का लिया जाता है, मतलब होल। जहाँ कहीं भी हम होल की स्टडी करते हैं, लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं, ऑल सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, उसको माइक्रो बोला जाता है। इन माइक्रो इकोनॉमी वी स्टडी द होल इकोनॉमी। मतलब कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो अभी हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो क्या है? क्योंकि नेशनल इनकम स्टडी करने से पहले इन टर्मों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इनका यूज़ उसमें होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप लोगों को वैसे भी आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पता है माइक्रो क्या होता है, मतलब होल लेवल की स्टडी करना। इसके बाद जो हमारे पास मेन जो बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म है, वो हम लोग करेंगे। देखो, ये टर्म्स के जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स है जो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले है बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग करने के बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट आते हैं उनमें सबसे पहले हम गुड्स की बात करते हैं। देखो, गुड्स क्या होती है? गुड्स वस्तुएं। वस्तुएं मतलब जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन की जो नीड्स को पूरा करती हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं। जो हमारी ज़रूरत, जिनसे हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये आगे कई तरह की होती है। फर्स्ट वन हमारे पास है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन मतलब जिन चीज़ों का हम डायरेक्टली उपभोग करते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है? गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, मतलब वो गुड्स जो कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स या ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, उनको हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। सेकंड है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है?
दीज गुड्स आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, मतलब जो आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, आगे जो प्रोडक्शन के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक। फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल गुड्स, मतलब जो हमें आगे कैपिटल गेन करने में मदद करती है। प्लांट और मशीनरी, जैसे मशीनरी है उसका हम यूज़ करते हैं आगे प्रोडक्शन के लिए, और ये नहीं है मशीनरी का सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसको आगे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास फाइनल गुड्स। हम फाइनल, अभी देखो फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती है? दीज गुड्स which have crossed the boundary line of the production and are ready for use by their final user, मतलब वो वस्तुएं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है, मतलब वो पूरी तरह से तैयार है, उनका फाइनली यूज़ करना है। या तो कंज्यूमर यूज़ करेगा या प्रोड्यूसर यूज़ करेगा, कोई भी है। फाइनल गुड्स दो तरह की होती है हमेशा, एक कंज्यूमर फाइनल गुड्स, एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। कंज्यूमर जो डायरेक्टली कंज्यूम कर ली जाती है, उसके बाद उनका कोई यूज़ नहीं है। और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग फाइनल गुड्स वो होती है जो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वो सेल कर चुका होता है। ओके, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ की जाती है। आगे हमारे पास आता है इंटरमीडिएट्स गुड्स। इंटरमीडिएट्स गुड्स कौन सी होती है? दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं कर चुके थे, मतलब कि वो गुड्स जो कि एज ए रॉ मटेरियल दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। बहुत सारी वस्तुएं इस तरह की होती है जो कि दूसरी वस्तुओं के एज ए रॉ मटेरियल, एक प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। उन वस्तुओं को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। जैसे कि पेन या मार्कर जो भी बनाने के लिए, जो रिफल है, केप है, मतलब जो है जो इंक डाली जाती है, वो क्या है, इनके लिए रॉ मटेरियल है। एक पेन, सब चीज़ों को मिलाने के बाद एक पेन तैयार हो गया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल गुड्स आ गया, क्योंकि उसका हम डायरेक्टली अभी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट्स जैसे कि इंक हो गया, क्योंकि उसका अभी आगे प्रोडक्शन में यूज़ होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार तरह की मेनली गुड्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है जो कि बहुत यूजेबल है और यूज़ भी होती है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब स्टॉक जैसे कि नाम से क्लियर है, हम जिस चीज़ को एक थाम पर, एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट टू टाइम, मतलब सिंपली वर्ड में हम लोग बोलें तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक मैं बोल रही हूँ कि हमारी जो फर्स्ट जेन है उसको हमारी सेविंग कितनी है, पर्टिकुलर एक टाइम की हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। जब आज के दिन अभी मेरी सेविंग कितनी है, जस्ट लाइक स्टॉक, मेरा ये स्टॉक है, मतलब जो जमा है हमारे पास, उसको एज ए स्टोर के तरह होता है। जो स्टोर है, स्टॉक है, मतलब स्थिर है, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता। ओके, तो पर्टिकुलर या पॉइंट ऑफ टाइम की हम लोग इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं स्टॉक में। स्टॉक की डेफिनेशन के लिए आप लोगों को इतना इनफ है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आगे हमारे पास है फ्लो। फ्लो जैसे कि नाम से क्लियर है, फ्लो एक धारा होगी जो लगातार बहती रहती है। फ्लो इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो किससे रिलेटेड होता है? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोल रहा है कि लाइक विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹500 पर मंथ, जैसे कि मैं पर मंथ बैंक से 500 रुपये पर मंथ निकाल रही हूँ, मतलब जो फ्लो है वो चलता रह रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम की, कुछ टाइम की बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं 1996 से लेकर 1989 तक जो चेंज हुआ है इकोनॉमी में, वो क्या है? तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम की जब बात की जाती है उसे फ्लो बोला जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात की जाती है उसे स्टॉक बोला जाता है। आगे हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आगे पूंजी का निर्माण करना। इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारे पास पैसा है उसकी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आगे हमारे पास और पैसा आएगा। तो इसकी टर्म है, इन्वेस्टमेंट की जो टर्म है, इन्वेस्टमेंट में आगे हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोस यानी कि टोटल, कुल जो इन्वेस्टमेंट है, और नेट यानी कि शुद्ध, जिसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देने के बाद हमारे पास जो है, अगर हम लोग ग्रोस में से ग्रोस नेट निकालनी है
तो हम क्या करेंगे, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ग्रोस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन यानी कि जो गिसावट हो रही है, जो किसी भी तरह की टूट हो रही है, मतलब मशीनरी में किसी भी तरह का कोई भी खराबी आ रही है, कुछ भी है, उसके प्रोडक्शन पहले से जो उसकी मतलब मशीनरी की जो भी घिसावट हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो मेन आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी निर्माण का एक प्रोसेस है। इसमें हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है, नेट इन्वेस्टमेंट होती है और डेप्रिसिएशन होता है। ग्रोस क्या है, कुल है, नेट क्या है, शुद्ध है, डेप्रिसिएशन जो क्या है, घिसावट है। इसके फॉर्मूलों के हम किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मेन जो टर्में हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये है। इसमें से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।